हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का काफ़ी ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया है। जिस तरह का आपका बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह का, इसलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहेगा। और दोस्तों, अगर आप 2022 बोर्ड परीक्षा के सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि दोस्तों इस पर काफ़ी शानदार तरह से आपको तैयारी कराया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं, जो कि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, यह मेरा इस सीरीज का चौथा वीडियो है। 3 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया गया है। और दोस्तों, आपको वादा दिलाता हूं कि अगर आप इस तरह का प्रश्न अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स में 35 में से 35 मार्क्स आप जरूर से ज़रूर लाइएगा। तो जल्दी से आप बिना देर किए हुए उस वीडियो को देखिए, ताकि आप अपना मार्क्स कंफर्म कर सके 35 में 35। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता का मान होगा। यानी 3 कैपेसिटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि प्रत्येक का जो धारिता है वह C है, ठीक है। इसे जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो परिणामी धारिता का जो मान होगा, वैल्यू होगा, वह क्या होगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले फार्मूला बता देते हैं, उसी तरह से आप इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। पहला नंबर हम चल रहे हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। यानी श्रेणी क्रम ये जो रहेगा उसमें क्या फार्मूला आप यूज करिएगा, तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। अगर आपका श्रेणी क्रम में रहेगा तो इस फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में रहेगा तो इस फार्मूले का यूज कीजिएगा। और अगर आपका पैरेलल रहेगा, यानी कि समांतर क्रम में रहेगा, तो C इक्विवेलेंट का जो फार्मूला होगा वह इस तरह का फार्मूला होता है। इसी तरह से आगे आप बढ़ाते चले जाइएगा, ठीक है। तो आप दोनों फार्मूला को आप याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो यह हो गया श्रेणी क्रम के लिए, यह हो गया समांतर क्रम के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह श्रेणी क्रम के लिए दिया हुआ है। तो मेरा क्या धरना पड़ेगा, 1C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस C1 1/C2 1/C3। क्योंकि 3 दिया हुआ तो 3 तक लिखेंगे, अगर 4 रहेगा तो 4 तक लिखेंगे। और सभी का जो धारिता दिया हुआ C दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ 1C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना जगह C आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 + 1 + 1 यानी कि 3/C किसके बराबर, 1/C इक्विवेलेंट बराबर, ठीक है। तो इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आ जाएगा, तो C इक्विवेलेंट बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, C/3 आ जाएगा, ठीक है। C/3, ठीक है। तो आप ये करने का मतलब 1C इक्विवेलेंट बराबर आया था 3/C। तो इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर जो आ जाएगा C/3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, मेरा जो है C ऑप्शन में दे रहा है। C ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा C/3। अगला क्वेश्चन है मेरा दूसरा नंबर में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस साल इस क्वेश्चन से इस तरह का क्वेश्चन 2 प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों, हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, उसी तरह से आप याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो क्या याद रखना है कि बी रोए जीबी के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रिक याद रखना है, बीबी रोए जीबी के लिए। तो बी से हो गया मेरा ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और यह ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे लाल रंग यानी रेड कलर के लिए पूछा जा रहा है। तो नंबरिंग किस तरह से करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा 0 से नंबरिंग होता है, और यह बीबी रोए जीबी के लिए, ठीक है। इस तरह से आप ऑर्डर याद रखिएगा। तो यहाँ पे रेड के लिए पूछा जा रहा है, तो देखिए रेड के लिए कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यही मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। यानी लाल रंग का जो कोड मान हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। तो C यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका पूछता कि येलो कलर के लिए, पीला कलर के लिए कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ग्रीन कलर के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से आपका कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, आप कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन तीसरा में कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, यानी पृथ्वी, इस तरह से मेरा अर्थ है। तो यहाँ पे जो हो गया, यह जो हो गया नॉर्थ पोल हो गया, यह साउथ पोल हो गया, और यह मेरा
ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है। इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। यह जो मेरा हो गया, यह इक्वेटर हो गया अर्थ का। तो यहाँ पे इक्वेटर पर जो होता है नमन कोण का जो वैल्यू होता है वह 0 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और मेरा पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो वैल्यू होता है वह 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चुंबकीय ध्रुव, तो यह मेरा चुंबकीय ध्रुव यही ना है, नॉर्थ साउथ है, तो यह मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर आपको विषुवत रेखा पूछा जाता तो वहाँ पे 0 होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव पूछा जा रहा है तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा चौथा नंबर करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा यह जो है चौथा वीडियो है इस सीरीज का, अगर 3 वीडियो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाकर आप देख लीजिएगा। और मेरा चैप्टर वाइज भी आपका सभी फिजिक्स का चैप्टर वाइज का भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए 2022 बैच के लिए, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर उसे भी देखिएगा। और सभी सब्जेक्ट का तैयारी हम आपको कराएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम का बेहतर तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन मेरा चौथा में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अबिंद का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बेलनाकार लेंस के लिए किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? तो अबिंदुका को दूर करने के लिए किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया, इसके लिए अवतल लेंस हो गया, और इसके लिए जो हो गया बेलनाकार लेंस। और जरा दृष्टि दोष के लिए जो होता है बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा पाँचवा में कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात होता है, यानी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वह क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है, ठीक है, 1 से अधिक। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। यही अगर आपका स्टेप डाउन रहता है, यह स्टेप अप है, स्टेप डाउन यानी कि रहता आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके लिए ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है 1 से कम होता है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऊंचाई स्टेप अप के लिए पूछा जा रहा है तो 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आभासी सीधा और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो यह जो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आभासी और सीधा। और यहाँ पे बड़ा भी होता है, ठीक है, बड़ा भी, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में कह रहा है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग पहला ऑप्शन में 0 होता है, दूसरा में दे रहा है अनंत होता है, तीसरा में दे रहा है धनात्मक होता है, और चौथा में दे रहा है ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर विद्युतीय परिपथ में किसी भी एक पॉइंट पर जो सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वह 0 के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ए, ठीक है, 0 होता है। यानी कि यह जो नियम दिया गया है दोस्तों, यह किरचॉफ के दिया गया है, किरचॉफ के द्वारा दिया गया है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसमें जो मेरा राइट आंसर क्या हो गया? 0 होता है। किसी भी मैंने विद्युतीय परिपथ में किसी भी एक पॉइंट पर जो अलजेब्रिक सम होता है सभी धाराओं का, उसका जो योग होता है वह 0 होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मेरा 8वां नंबर। 8वां में कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। आमीटर जो होता है दोस्तों, जिससे कि हम करंट मेजर करते हैं, उसको विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में, या चौथा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमीटर जो होता है वह विद्युत परिपथ में किस तरह से जोड़ा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, यानी अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। जो कि अमीटर क्या बतलाता है? तो वह जो है विद्युत धारा बताता है, ठीक है, विद्युत धारा बताता है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो अमीटर हो गया, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इससे जो है विद्युत धारा को मेजर करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि वोल्ट मीटर जो होता है वह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर जो होता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और उससे क्या मापा जाता है? उससे विभवांतर को मेजर किया जाता है, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। पहला ऑप्शन है ध्रुवन के कारण, छितराव के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण से। तो देखिए प्रकाश में जो साबुन का बुलबुला होता है दोस्तों वह रंगीन प्रतीत होता है। इसका जो मेन रीजन है वह क्या होता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण से के कारण जो है प्रकाश में साबुन का जो बुलबुला होता है वह रंगीन प्रतीत होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। 10वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? यानी कौन सा जो मेरा व्यंजक है वह विद्युत परिपथ में विद्युत पावर को, यानी इलेक्ट्रिक पावर को
निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देता है भी आई, दूसरा में दे रहा है भी स्क्वायर बटा आर, तीसरा में दे रहा है आई स्क्वायर आर, और चौथा में दे रहा है आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आप फार्मूला जानते होंगे कि पी इक्वल टू जो होता है क्या होता है, भी आई होता है। ठीक है, यहाँ से मेरा भी आई यानी कि मेरा जो पहला पहला मेरा ऑप्शन दिया हुआ यह करेक्ट हो रहा है। ठीक है, और एक फार्मूला जानते होंगे भी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आई आर होता है, तो इसी को भी के जगह पे अगर आप वैल्यू पुट करिएगा तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर इंटू आई। ठीक है, तो इसी को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन भी हमें मिल रहा है। और यहाँ पे आई इक्वल टू अगर इस फार्मूला से अगर आप आई इक्वल टू निकालते हैं तो क्या होता है, भी बटा के आर होता है। तो और इस फार्मूला में आप धरते हैं तो क्या आ जा रहा है, पी इक्वल टू भी स्क्वायर बटा के आर आ रहा है। यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन मिल गया, लेकिन ये ऑप्शन नहीं आया। तो पूछा जा रहा है नहीं करता है, तो यही मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन नहीं कर रहा है विद्युत शक्ति को निरूपित। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है दोस्तों, वह किस में किया जाता है, तो सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापन में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापन में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में, या विभवांतरों के मापन में। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों, वह उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो मेरा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि उच्च और अल्प दोनों, ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च को ही मेजर करते हैं, अल्प ही को ही करते हैं। ठीक है, तो मेजर दोनों को किया जाता है। ठीक है, तो यानी मेरा सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर में करें कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। यानी निम्नलिखित में कौन सा जो मात्रक है वह वाट के बराबर होगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन रहा है जूल पर सेकेंड, दूसरा में रहा है वोल्ट, तीसरा में रहा है एम्पियर, और चौथा में रहा है मीटर। तो वाट के बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, वाट यानी किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का। तो शक्ति का फार्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू जो होता है डब्लू बटा का टी। ठीक है, यानी कार्य करने का दर को ही शक्ति कहते हैं। तो वर्क का यूनिट क्या जानते हैं, डब्लू यानी वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है, तो यह जूल होता है। ठीक है, और टी टाइम हो गया, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी और इसका पावर का यूनिट क्या होता है, तो इसका वाट होता है। ठीक है, यानी कि वाट बराबर जो है लिख सकते हैं हम लोग जूल पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरा है 13 नंबर में कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यानी विभवांतर मापने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। जस्ट आपको हम पीछे भी बताए थे दोस्तों किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, एमीटर का, वोल्टामीटर का, वोल्ट मीटर का, या प्रतिरोधक का। तो आपको हम पीछे भी बताए थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर से जो है हम लोग विभवांतर को मेजर करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, इसके बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको जिस तरह से बता रहे हैं दोस्तों उसी तरह से याद रखिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों वहाँ पे 1 किलोवाट, ठीक है 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है वह 1 यानी 1000 वाट होता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटा दिया है। ठीक है, 1 घंटा को अगर आप सेकंड में चेंज करिएगा तो 1 घंटा में कितना होता है मिनट, 60 मिनट। ठीक है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 60 गुना के 60 हो जाएगा। तो इसी को आप अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 36 इंटू 10 के पावर 5, यानी यह मेरा जूल में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसी को अगर आप इस पॉइंट को एक यहाँ पे अगर 3.6 लिख देते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट यानी कि एक जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप इस वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंगदैर्घ्य होता है। यानी किस चुंबकीय जो तरंग होता है उसका मैंने सबसे कम वेवलेंथ होता है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो होता है सबसे कम
वेवलेंथ होता है? पहला ऑप्शन है माइक्रो तरंग, परावैंगनिक किरण, एक्स किरण, गामा किरण। तो दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, आप इस ऑप्शन को हमेशा याद रखिएगा, यानी कि गामा किरण का जो होता है यह डी ऑप्शन जो दिया हुआ है, गामा किरण का जो होता है लघु तरंग है, धैर्य होता है, यानी सबसे मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर 16 में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, प्रगामी होता है, यह इनमें से कौन है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है दोस्तों वह अनुप्रस्थ होता है, यानी ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ठीक है, ट्रांसवर्स इन नेचर, तो यानी बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन मेरा 17 नंबर कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्गमान का अनुपात है। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इतना बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि आपको बने पूछने बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान, यानी शिखर मान को है हम लोग आई नोट से डिनोट करते हैं, और वर्गमूल औसत मान को हम लोग IRMS से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप इस सिंबल को याद रखिएगा दोनों। यह हो गया पीक वैल्यू यानी शिखर मान, और यह हो गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, IRMS बराबर जो होता है वो आई नोट वटा के √2 होता है। ठीक है, तो आपसे जो रेशियो पूछा जा रहा है वह शिखर मान वटा के वर्गमूल औसत वर्ग का मान का पूछा जा रहा है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जगह तो आई नोट वटा के IRMS बराबर जो हो जाएगा वह √2 हो जाएगा। ठीक है, √2/1, यानी कि इसे √2 ही लिख सकते हैं। तो यह मेरा कौन सा मैंने कौन अनुपात के बराबर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो गया, √2 के बराबर होता है। ठीक है, शिखर मान और वर्गमूल औसत वर्ग का मान का जो अनुपात होगा वह √2 आएगा, तो बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर 18 में कह रहा है कि अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो यहाँ पे स्टेप डाउन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए स्टेप डाउन का यानी कि जो इसका कॉइल रहता है, इसमें जो यहाँ पे यह प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी नंबर ऑफ कॉइल हो गया, और यह सेकेंडरी का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप डाउन अगर रहेगा दोस्तों, तो यह NP जो होता है वह ग्रेटर देन यानी यह ज़्यादा होगा। ठीक है, NS से यानी सेकेंडरी साइड से। ठीक है, यानी नंबर ऑफ वायर का जो रोटेशन होगा वह प्राइमरी साइड में ज़्यादा होगा सेकेंडरी के अपेक्षा। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि नंबर ऑफ वायर का रोटेशन जो होगा प्राइमरी साइड में ज़्यादा होगा सेकेंडरी के अपेक्षा। यही अगर आपका स्टेप अप रहता तो वहाँ पे सेकेंडरी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा, कोई भी आपका ने से पूछ सकता है। तो स्टेप डाउन में क्या होता है कि ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर 19 में कह रहा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, आवेश के, द्रव्यमान के, ऊर्जा के या संवेग के? तो लेंज का जो नियम संरक्षण किस सिद्धांत से संरक्षण सिद्धांत से है, तो यह ऊर्जा के है। ठीक है, ऊर्जा के, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको किरचॉफ का नियम पूछे तो यह हो जाएगा आवेश के। ठीक है, का किरचॉफ का नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो वह आवेश के, लेकिन यहाँ पे लेंज का पूछा जा रहा है तो यह ऊर्जा का होगा, तो सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर 20 में कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होने का कारण है, प्रवर्तन, अपवर्तन, छितराव यानी स्कैटरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है, इसका जो कारण होता है वह स्कैटरिंग होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, स्कैटरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है 21वां नंबर 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, निम्नलिखित में कौन जो है राइट रिलेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ म्यू इक्वल टू साइन सी, म्यू इक्वल टू 1 के साइन सी, और सी इक्वल टू साइन म्यू, और इनमें से कोई नहीं। तो एक रिलेशन होता है दोस्तों म्यू इक्वल टू जो होता है 1 के साइन सी होता है। ठीक है, यह रिलेशन जो है करेक्ट रिलेशन है, तो यानी कि मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 1 के साइन सी, जहाँ म्यू जो होता है यह अपवर्तनांक है और सी जो है यह क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, यानी यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यह क्रिटिकल एंगल हो गया, तो यह दोनों में जो रिलेशन होता है यही होता है। ठीक है, यानी बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर 22 में कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का मात्रक है, ओम है, ओम मीटर है, वोल्ट पर मीटर है या ओम पर मीटर है। यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है, तो देखिए एक आपको फार्मूला बता रहे हैं, R इक्वल टू रो LY की A होता है। ठीक है, यह मेरा जो रो है, रो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रो को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसी का यूनिट निकालना है। ठीक है, तो R बराबर क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट आप जानते हो क्या होता है, तो यह ओम होता है। ठीक है, और यह मेरा
ये इसका निकालना है, गुने एल, एल का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, यानी कि मेरा रो बराबर जो क्या आ जाएगा, ओम पर मीटर आ जाए, सॉरी ओम मीटर आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन में दे रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। तो अगला क्वेश्चन 23 नंबर 23 में कह रहा है कि पतले प्रिज्म में तो यह डेल एम बराबर म्यू -1 इंटू ए, डेल एम बराबर 1 माइनस म्यू इंटू ए, डेल एम बराबर म्यू +1 इंटू ए, इनमें से कोई नहीं। तो पतले प्रिज्म यानी थिन प्रिज्म में जो होता है कौन सा रिलेशन होता है, तो डेल एम बराबर जो होता है म्यू -1 इंटू ए होता है। ठीक है, इस आप रिलेशन को याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों प्लीज़ अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करेगा, और आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी शानदार वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डायोप्टर का आपका लेंस का क्षमता दिया हुआ है, तो आपको इसका फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो आप फार्मूला जानते होंगे, P = जो होता है 1/f होता है। ठीक है, अगर यह जो होता है एफ मीटर में होता है, अगर इसको आप सेंटीमीटर में करते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। ठीक है, यानी P बराबर 100/f हो गया। तो यह P हमें 2 दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है, यह 100/f हो गया। ठीक है, तो एफ बराबर यहाँ बराबर कितना निकाल सकते हैं, 100/2, यानी इसका कट गया कितना, मतलब 50 मतलब, यानी एफ बराबर मेरा आ गया 50 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, यह भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी बार बार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए शानदार तरीके से, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स लाना है तो अभी से आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत जारी रखिए, नहीं कि आप सोचिएगा परीक्षा आएगा तब पढ़ाई करेंगे, अभी से ही शुरू से लग जाइए। चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, उसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका का आवर्धन क्षमता, जो अभिदृश्यक लेंस होता है और नेत्रिका लेंस होता है, उसका आवर्धन क्षमता m1 और m2 दिया हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो सूक्ष्मदर्शी होगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगा, उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैंने जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता आ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया, m1 इंटू m2। ठीक है, तो डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा है 26 नंबर। 26 में कह रहा है कि 1 HP यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 736 वाट, 764 वाट, 746 वाट और 846 वाट। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका हम रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और दोस्तों अपना मेहनत जारी रखिए, क्योंकि अभी से जो ही मेहनत करेगा दोस्तों वही आगे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपना एग्ज़ाम में वेस्ट करेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे GTM स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।